नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है गोभी वर्गीय फसलों के मुख्य रोग, समस्याएं एवं समाधान। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आरती शुक्ला, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट सोलन में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर आरती शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, देखिए हम आज बात करेंगे गोभी वर्गीय फसलों की। तो देखिए, अब गोभी का नाम सुनते ही दिमाग में बहुत सारे व्यंजन आ रहे हैं, जैसे आलू गोभी, गोभी के पराठे, मिक्स वेज। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो गोभी वर्गीय जो फसलें हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? जी, गोभी वर्गीय फसलों में मुख्यतः फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, मूली, शलगम, सरसों, पालक इत्यादि फसलें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। जी, तो देखिए, हमें पता ही नहीं था कि ये सारी फसलें भी गोभी वर्गीय फसलों के अंतर्गत ही आती हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनकी समस्याओं की। तो जो हमारे किसान भाई हैं, किस तरह की समस्याएं उन्हें आती हैं, किस तरह के रोग होते हैं इन फसलों में? जी, देखिए, जब भी कोई फसल हमारे किसान भाई लेते हैं, चाहे वो गोभी वर्गीय हो या अन्य कोई भी प्रकार की फसल है, तो उसमें बहुत सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसमें रोग समस्याएं प्रमुख हैं, इसके अतिरिक्त कीट समस्याएं हैं और कई बार किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी समस्याएं आती हैं। जी, तो जो ये रोग समस्याएं हैं, वो किस तरह की समस्याएं हैं जो किसान भाई जो हैं हमारे, वो इनको फेस करते हैं? रोग समस्याओं में हमारे पास मुख्यतः फफूंद जनित रोग और जीवाणु जनित रोग हैं। तो अगर हम फफूंद जनित रोग की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जो नर्सरी से, क्योंकि जब पौधे लगाते हैं तब से ही इसमें रोग शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में जब किसान भाई उसका रोपण करते हैं खेत में, तब भी कई प्रकार के रोग आते हैं। पर सबसे पहले जो हमारा पौध में रोग आता है इसमें, जिसे हम पौध कमर तोड़ या लकवा रोग कहते हैं, वो इसमें प्रमुख है। जी, तो ये किस तरह की समस्याएं हैं और इनका समाधान कैसे होता है? मतलब किसान इसको कैसे पहचाने कि ये रोग हमारी फसल में हो गया है, और फिर इसका समाधान किस तरह से वो निकाल सकता है? जी, जैसे मैंने कहा कि जो पौध कमर तोड़ है, ये पौध का रोग है। तो जब किसान जो पौध लगाते हैं तो उसमें पौधशाला में देखते हैं कि कई बार ये होता है कि बहुत ही खाली खाली जगहें उसमें बन जाती हैं, क्योंकि ये रोग दो अवस्थाओं में आता है। या तो बीज अंकुरन से पहले मर जाता है, तो पौधशाला में काफ़ी सारे खाली स्थान बन जाते हैं। दूसरा जो इसकी स्थिति है, उसमें जब हमारी पौध कम से कम उसमें 3-4 पत्तियाँ आ जाती है, ज़मीन की सतह पर आती है, तो वहाँ उसका तना विगलन हो जाता है और पौध ज़मीन की सतह पर लुढ़क जाती है, और उसके लक्षण आप देख सकते हैं कि वो तना उसका वहाँ से गल जाता है। तो ये इसमें हमारी जो पौध की मेन समस्या है, जो कि कई प्रकार के जो हमारी मिट्टी में फफूंद पाए जाते हैं और जीवाणु, उसके कारण ये आता है। जी, तना विगलन को डॉक्टर शुक्ला आप ये कह सकते हैं कि ये जो तना होता है वो सड़ जाता है एक तरह से? जी, वो सड़ जाता है, और मिट्टी में जिस प्रकार मैंने कहा फफूंद और जीवाणु हैं, जिसके कारण ये होता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाई बहनों को एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको बीज का उपचार और जो मिट्टी का उपचार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसका जो संक्रमण है वो कुछ बीज से भी आता है, पर अधिकतर संक्रमण हमारा मिट्टी द्वारा आता है। तो मिट्टी का उपचार करने के लिए वो सौर ऊर्जा द्वारा उसको शोधित कर सकते हैं, जिसके लिए गर्मियों के महीने में मई जून में 45 दिन तक मिट्टी को वो कवर करके रखेंगे पारदर्शी पॉलीथीन से। जैसे 25 माइक्रोमीटर का आता है पॉलीथीन, उससे 45 दिन तक उसको ज़मीन को ढक के रखें, जिससे उसमें जो भी फफूंद या जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। दूसरा, इसमें हम जैविक तरीके से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे एक ट्राइकोडर्मा आता है जैविक उत्पाद, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से उसको क्यारी में मिला सकते हैं। और अगर दोनों को हम इस प्रक्रिया को मिला के करते हैं तो अच्छे परिणाम इसमें देखने में आते हैं। जी, तो अपने एक और रोग के बारे में हमें बताइए, जिसका नाम है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू अगर हम रोग की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आपके पत्तों के ऊपर और उसके तने पर भी
आपको सफ़ेद से ऐसे ग्रे से कलर के यानी सलेटी से रंग के धब्बे उस पे नज़र आते हैं, जो अक्सर गोभी में नज़र आते ही हैं। और अगर उसको आप पत्ते को पलट के देखते हैं तो उसके नीचे आपको सफ़ेद से रंग की उसकी वृद्धि दिखाई देती है। तो ये इस डाउनी मिल्ड्यू रोग के मुख्य लक्षण होते हैं, और ये रोग नमी वाले उसमें ही अधिक आता है। जैसे ठंडा और नमी वाला अगर हमारा वातावरण बन रहा है तो उसमें ये रोग पनपता है, डाउनी मिल्ड्यू। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को से एक हमारा स्प्रे आता है, मेटालेक्सल और मैनकोजेब का मिश्रण है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं जी। और ये कोई एक धब्बा रोग भी पाया जाता है गोभी में, वो किस तरह का रोग होता है और उसका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है? जी, एक इसमें ऑल्टरनेरिया धब्बा रोग करके आते हैं, तो उसमें जो हमारे पत्तों के ऊपर और इवन तने पर सब जगह आप देख सकते हैं कि भूरे से काले रंग के जो धब्बे हैं वो चक्र बनाते हुए उस पे उभरते हैं, और उन धब्बों के किनारियां जो हैं वो पीले रंग की होती हैं। और जब वातावरण अनुकूल होता है तो उस धब्बे के ऊपर काले रंग के जो हैं वो हमें बीजाणु नज़र आते हैं। ये रोग इसका काफ़ी अधिक मात्रा में ये रोग आता है, और हर फसल में, चाहे वो मूली शलगम है या आपका गोभी है, सब में ये रोग दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है ये बीज द्वारा भी आता है और ये मिट्टी द्वारा भी आता है। तो बीज का उपचार इसके लिए आवश्यक है कि बीज का उपचार किसान भाई चाहे कैप्टान से करें या वो एक आजकल जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर बहुत से किसान प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो किसान भाई चाहे तो इसका जो बीज का उपचार है वो बीजामृत से भी कर सकते हैं। और जो भी रोगग्रस्त पत्तियां वो देखते हैं उन्हें ज़रूर खेत से बाहर वो किसी गड्ढे वगैरह में डाल दें, इसका ध्यान अवश्य रखें। जी, तो क्या जैसे किसी गड्ढे में ये जो आप कह रही हैं कि ये जो रोगग्रस्त जो पत्ते हैं वो डाल दिए जाते हैं, क्या इनका क्योंकि आपने बात प्राकृतिक खेती की भी की, तो क्या इनका फर्टिलाइज़र बन सकता है? जी, जो रोग वाले पत्ते हैं उसका तो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो खाद बनाने के लिए या आप कहिए कंपोस्ट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो स्वस्थ पत्तियां हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें, इसे हम नहीं यूज़ करते हैं। जी, तो ये सफ़ेद रस जो होता है वो किस तरह का रोग होता है? सफ़ेद रस की अगर हम बात करें तो वो अधिकतर मूली शलगम इत्यादि में पाया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग के गोल से लंबे छालेनुमा धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे धीरे धीरे पूरे पत्ती को घेर लेते हैं। और इसके लक्षण फिर उसके बाद उसके जो फूल वाली जो तना है उस पर भी आते हैं, फूल वाले कल्लों पर आते हैं, तने पर आते हैं, और कोशिकाएं बड़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं जिसके कारण वो मोटे मोटे से हो जाते हैं। जो फूलों के कल्ले हैं या तने हैं वो मोटा हो जाता है, और इस सफ़ेद धब्बों में भी बीजाणु आगे पनपते हैं जो रोग को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका किस तरह से निवारण किया जा सकता है? इसके उपचार के लिए आप जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं, या मैनकोजेब आता है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी, और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल, ये आसानी से उपलब्ध हैं, हर दवा की दुकान में मिल जाते हैं, और ये विश्वविद्यालय द्वारा भी अनुमोदित किए जाते हैं। जी, तो अब हम आते हैं जीवाणु जनित रोगों पर। तो ये किस तरह के रोग होते हैं गोभी वर्गीय फसलों में, जीवाणु जनित रोग? कि जिस प्रकार हमने फफूंद जनित रोग की बात की, उसी प्रकार से जीवाणु जनित भी बहुत से रोग हैं जो हमारे गोभी वर्गीय फसलों में दिखाई देते हैं, जिसमें जो प्रमुख है वो काली सड़न रोग है, काला सड़न। तो ये जो काला सड़न रोग है या ब्लैक रॉट जिसे हम कहते हैं, इसमें पत्तों के ऊपर वी आकार के या तिकुटे आकार के जो लक्षण बनते हैं जो कि पत्तों की किनारियों से आरंभ होते हैं। पत्तों के किनारों से ये आरंभ होके धीरे धीरे पूरी पत्ती को घेर लेते हैं, और इसके लक्षण आप बाद में इसके तने पर भी देख सकते हैं या फूलों पर भी नज़र आते हैं। तो ये जो रोग है ये काफ़ी अधिक, अगर तापमान 25 से 30 डिग्री तक रहता है तो जितना हमारा शीतोष्ण या समशीतोष्ण जो भी क्षेत्र हैं वहाँ ये रोग काफ़ी अधिक पाया जाता है। और ये रोग मुख्यतः बीज द्वारा आता है, इसमें संक्रमण बीज से आता है, तो उसके लिए बीज का उपचार किसान भाइयों को अवश्य करवाना चाहिए, और जिसके लिए वो हमारे विश्वविद्यालय की किसी भी प्रयोगशाला में इसका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी हमारी ट्रीटमेंट होती है
ये गर्म पानी द्वारा किया जाता है जी। जिसके लिए बीज को 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आधा घंटा तक रखा जाता है जी। और उसके पश्चात उसे सुखाकर उसे यूज़ किया जाता है। जी। तो घर में ये किसान नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कोई भी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला है या कृषि विज्ञान केंद्र में भी ये करवा सकते हैं जी। इसका। तो क्या जीवाणु जनित रोगों में और भी कोई रोग हैं या फिर जी, जीवाणु जनित रोग में एक हमारा नरम विगलन या हम इसे सॉफ्ट रॉट कहते हैं, वो भी एक प्रमुख रोग होता है जी। और वो रोग अक्सर आप देखते जैसे तापमान में थोड़ी कमी होती है उस वक्त ज़्यादा आता है और साथ ही साथ जहाँ कहीं फूल में जहाँ भी कहीं थोड़ा सा भी घाव बनता है वहाँ ये रोग पनपता है जी। और वहाँ से वो पनीले से धब्बे बनते हैं, पहले चाहे वो बंद गोभी है चाहे फूल गोभी है, और उसके बाद उसमें एक भूरे से रंग की और लेसदार दुर्गंध में एक सड़न उसमें उत्पन्न होती है जी। जैसे हम बंद गोभी में देख पा रहे हैं लक्षण। तो इसमें ये भूरे रंग के धब्बे बने और उसके बाद इसमें काफ़ी तेज़ दुर्गंध आती है जी। और वही इसका मेन जो है लक्षण है जिससे पहचान की जा सकती है कि ये काली सड़न इसमें है जी। तो देखिए डॉक्टर शुक्ला, हमने सुना है कि जब हम गोभी की खेती करते हैं, जब किसान गोभी की खेती करते हैं तो वो उसमें काफ़ी सारी स्प्रे का प्रयोग करते हैं, तो क्या वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है या फिर सेहत पर उस स्प्रे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? देखिए, रासायनिक छिड़काव हम कोई भी करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका थोड़ा अंश अगर रह जाता है किसी भी फसल के ऊपर तो वो सेहत पे उसका असर तो पड़ता है, खास तौर पे तब जब उसकी मात्रा जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित की जाती है वो ना की जाए। और अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे किसान भाई बहन थोड़ा मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं स्प्रे करते हुए। जैसे हम उन्हें कहते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, तो वो 3 या 5 ग्राम भी कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो वो ज्यादा मात्रा में करते हैं। वही चीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अदरवाइज अगर वो उसको अनुमोदित मात्रा में करें और उसमें एक हमें समय का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आपने छिड़काव किया तो एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव के बीच में कम से कम 7 से 10 दिन का अंतराल जी, या कई बार अगर हम कोई सिस्टेमिक दवाई करते हैं जो अंतर्वाही कहते हैं, जिसे वो पौधे के अंदर चली जाती है, तो उसमें 10-12 दिन का अंतराल होना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जब ये उत्पाद जो किसान हमारे मार्केट में लेके जाते हैं उससे उन्हें कम से कम हफ्ता पहले स्प्रे नहीं करनी चाहिए, तब उसके कोई भी इस तरह के अवशेष जो हैं वो उसमें नहीं रहेंगे। जी। तो मान लीजिए जैसे मार्केट में ये गोभी वर्गीय फसलें आती हैं तो क्या जो खरीदने वाला है, मतलब जो कंज्यूमर है, तो क्या कोई पहचान ऐसी हो सकती है जिससे उसे ये पता लगे कि इसमें केमिकल का छिड़काव हुआ है, ये ना खरीदी जाए, या फिर उन केमिकल से बचने का कोई तरीका क्या है? देखिए, ऐसे शायद देख के किसान या कोई भी हमारा कंज्यूमर है वो नहीं बता पाएगा कि इसमें स्प्रे है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा की जाती है तो उसके ऊपर वो नज़र आ जाते हैं, उसके दवा के ट्रेसेस या कह दीजिए उसके अवशेष उसके ऊपर रहेंगे जो नीले पीले रंग के हो सकते हैं, तो वो उससे उन्हें अंदाज़ा लग सकता है कि इसके ऊपर दवा का छिड़काव हुआ है। और दूसरी बात ये है, जैसे आजकल कीटों के लिए स्प्रे की जाती है तो वो ज़्यादातर जो स्प्रेज हैं वो सिस्टेमिक या अंतर्वाही होती हैं, और उसमें अगर वो ज़्यादा मात्रा में किसान करते हैं तो एक खास तरह की गंध उससे दवा की आती है उस उत्पाद से। तो उस स्थिति में हमारे जो कंज्यूमर हैं उन्हें इसका मतलब आइडिया लग जाता है कि इस पे इस तरह स्प्रे हुई है। और फिर भी अगर आप प्रिकॉशनरी ये चाहें कि सावधानी के तौर पर आप जब भी सब्जी लेके जाते हैं तो उसको आप अच्छे से पानी में धोएं और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। जी, देखिए जैसे हमने सुना है कि सब्ज़ी को जब धोएं तो उसको थोड़ा सा नमक डाल के, पानी में नमक डाल के सब्ज़ी को थोड़ी देर उसमें भिगो के रखें, तो क्या ये लाभप्रद होता है? क्या मतलब कुछ अगर केमिकल हो उसमें तो क्या मतलब सब्ज़ी से अलग हो जाता है केमिकल? केमिकल के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर उस पर कोई आपका जैसे जीवाणु है, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कोई भी उत्पाद है उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं तो रास्ते में कई बार उसमें ट्रांसपोर्टेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने की वजह से उसमें कुछ फफूंद या जीवाणु वगैरह वो उसकी वृद्धि आ जाती है। और ख़ास तौर पे जीवाणु रोग हैं
तो उस केस में ये लाभप्रद हो सकता है कि अगर हम उसको नमक वाले पानी से निकालेंगे तो उसमें जीवाणु जो हैं वो उसका हो सकता है कि वो आपके ख़त्म हो जाए, इसमें फ़ायदा हो सकता है। जी, अब देखिए जैसे ग्लोबल वार्मिंग है वो तो एक विश्व स्तरीय समस्या है और इस वजह से जो है जो वेदर चेंज हो रहा है, हमारे जो मौसम है, मौसम में बदलाव आ रहा है। और अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये मौसम में बदलाव आ रहे हैं तो इन बदलावों की वजह से भी क्या फसल में कोई फ़र्क पड़ता है, फसल को हानि होती है या फसलों की क्वालिटी पर कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए तापमान का जिस प्रकार आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं उसमें अक्सर क्या है कि तापमान में जो हमारा वृद्धि हो जाती है जी, तो हर फसल का एक उचित तापमान में ही वो अच्छे से ग्रो कर पाती है जी, और गुणवत्ता भी आती है, गुणवत्ता उसकी तभी आती है। अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा अक्सर कई बार टमाटर में भी रंग नहीं आता, वो पीले रंग के हो जाते हैं, या सब्जियों में और सब्जियों में भी उनका रंग बिल्कुल पीला सा हो जाता है, तो वो अधिक तापमान होने के कारण उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर अब रोगों की बात करें तो हम जानते हैं जैसे कोई भी रोग है उसको पनपने के लिए एक उचित तापमान और नमी चाहिए जी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है हमारा तो ज़मीन में जैसे तापमान बढ़ने से जो भूमि द्वारा जनित जितने रोग हैं उनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनमें भी बढ़ोतरी आएगी। बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे तना विगलन रोग की, वो समस्या अब लगभग हर फसल में आने लगी है, जबकि पहले वो इतना ज़्यादा नहीं था। पर अब हम देखते हैं कि जैसे लहसुन में भी वो समस्या आ रही है जी। उसका एक ही रीज़न यही है क्योंकि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है, तापमान वो बढ़ गया है, तो उसके कारण जो मिट्टी द्वारा जो ये भी फफूंद हैं या हमारे जीवाणु हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और वो रोगों में भी इजाफा हुआ है। उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा आजकल जैसे बहुत से किसान भाई बहन हैं वो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं जी। तो पॉली हाउस में वैसे ही जो तापमान है वो हमारा 5 से 10 डिग्री तक तापमान दिन में बढ़ जाता है जी। और अगर जिस प्रकार अगर तापमान ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसमें और अधिक वृद्धि होने से उसमें कई समस्याएं बढ़ गई हैं जी। जैसे एक पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, चूर्णी फफूंद जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉली हाउस कंडीशन में हमें देखने में मिलता है। वैसे ही कीट समस्याएं हैं बहुत सी, जैसे आपके माइट की समस्या है, थ्रिप्स की समस्या है, वो भी अक्सर बढ़ गई है जब से तापमान में वृद्धि हुई है जी जी जी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जिस तरह से ये मौसम में बदलाव आ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो जो रोगों की, जीवाणु की और कीटों की समस्याएं भी हैं वो बढ़ती जा रही हैं जी। और इनके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई इनका उपचार करना होगा, कोई ना कोई दवाएं डालनी होंगी, फसलों पर डालनी होंगी, मिट्टी का उपचार करना होगा जी। तो अब बात करते हैं मिट्टी की। जैसे आपने पहले भी बताया कि कोई समस्या आ जाती है, जीवाणु जनित कोई रोग हो जाते हैं तो मिट्टी का उपचार किया जा सकता है। हमें ये बताइए कि क्या पहले भी मिट्टी की कोई जांच कर सकते हैं ये गोभी वर्गीय फसलें, या फिर कह लीजिए कि किसी भी तरह की फसल लगाने से पहले जांच ज़रूरी होनी चाहिए, ज़रूरी की जानी चाहिए, या फिर यूं ही बस फसल उगा लेनी चाहिए? जी देखिए, कोई भी फसल अगर किसान भाई लगाते हैं तो हम उन्हें हमेशा यही अनुमोदित करते हैं कि आपको अपनी मिट्टी का परीक्षण ज़रूर करवाना चाहिए। खास तौर पे 2-3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किसान भाई बिना परीक्षण के ही अंधाधुंध उसमें हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र खास तौर पे डालते हैं, और रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण भी जो रोग समस्याएं वो बढ़ जाती हैं जी। तो इसलिए मिट्टी परीक्षण बहुत अनिवार्य है, वो आप ज़रूर करवाएं। कम से कम 2-3 साल में अवश्य एक बार अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाएं और उसके आधार पर ही आप रासायनिक खाद या कोई भी खाद उसके अंदर डालें, तो इसका असर रोग पे भी आता है। रोग समस्याएं भी आपकी कम होंगी अगर आप संतुलित मात्रा में खाद डालते हैं जी। देखिए, जो किसान होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि का कार्य करते हैं। तो अभी आपने बताया कि मिट्टी की जांच करवाई जानी चाहिए, तो कौन सा आसान तरीका है कि जो किसान है अपनी जो भूमि है, भूमि की मिट्टी की जांच करवा सकें?
ये करवाने के लिए देखिए, उसको जो सैम्पलिंग लेने के लिए पहले तो उसका तरीका जानना ज़रूरी है जी। क्योंकि अक्सर होता है कि किसान सैंपल नमूना तो लेके आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कृषि विभाग के पास भी जाते हैं, लेकिन वो नमूना ही ठीक से नहीं ले पाते हैं तो उसके परिणाम भी सही नहीं आते जी। तो उसके लिए ये थोड़ा सा उन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो हमारी सालाना फसलें हैं, जैसे सब्जियों की ही बात हम कर रहे हैं, तो इसमें कम से कम 6 इंच की गहराई तक ही हम नमूना लेते हैं जी। और एक जगह से नमूना नहीं लिया जाता। अगर आप एक खेत की बात करें, जैसे 1 बीघा का खेत है, तो आपको कम से कम 8-10 जगह उसमें चिन्हित करनी होती है जी। और वहाँ से आप 6 इंच की गहराई से उसका नमूना लेते हैं। और ये ध्यान रखें कि कोई पेड़ के पास उसके नीचे से ना लें, या कोई नाली है पानी की वहाँ से ना लें जी। और 8-10 जगह से आप लेंगे और उसको मिट्टी को मिला देंगे। मिला के आप देखेंगे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, लेकिन परीक्षण के लिए आपको सिर्फ आधा किलो मिट्टी चाहिए जी। तो किसान भाई ये कर सकते हैं, उस मिट्टी का ढेर लगा के उसमें एक वो कांटा लगा निशान लगा दें जी। और निशान लगाने के बाद आमने सामने के 2 भाग हटा दें और 2 भाग को मिला लें जी। तो इस प्रक्रिया को वो तब तक करते रहें जब तक कि आधा किलो मिट्टी ना बचे जी। उसके बाद उस मिट्टी को वो सुखाकर उसे किसी कपड़े की थैली में डालकर उसमें अपने खेत का ब्यौरा और अपना भी पूरा विवरण डालकर वो प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, जिसकी सुविधा हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में भी है और विश्वविद्यालय में भी है जी। जैसे किसान की यदि कोई समस्या है तो जो आपका जो ये केंद्र है वहाँ से वो संपर्क अगर स्थापित करना चाहता है तो वो कोई भी किसान वो किस तरह से स्थापित कर सकता है जी? अगर आप वहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहते हैं किसान भाई, तो उसके लिए हमारा जो नंबर है लैंडलाइन का, जैसे 01792 293 232 01792 293 232 नंबर है जिस पर वो संपर्क कर सकते हैं जी। तो मतलब किसान की जो भी समस्याएं हैं आप उनका निदान उनको करके देते हैं जी। देखिए, काफ़ी सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, जिसको हम टेलीफोन पर ही सुनकर उन्हें निदान बता देते हैं जी। पर कई बार ऐसा होता है कि कोई नई समस्या है या किसान भाई समझाने में असमर्थ है, तो हम उस स्थिति में हम किसानों के खेतों में जाकर भी उसका निरीक्षण करते हैं और वहाँ उन्हें समाधान देते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि आप किसान भाइयों को पूरा समाधान देते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, या तो वो फ़ोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर केंद्र में आकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे चलते चलते कि आप एक संदेश हमारे किसानों को दें जिससे उनको भी लाभ हो और वो भी मोटिवेट हों। ये मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी खेती करें, सबसे पहले तो एक मिट्टी का परीक्षण अनिवार्य है, वो ज़रूर करवाएं। और दूसरा, आप एक ही तरह की फसल बार बार अपने खेत में ना लें। जो हमारे जो रोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, खास तौर पे जो मृदा जनित रोग हैं, वो इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम एक ही प्रकार की फसल लगाते हैं। तो फसल चक्र का अवश्य ध्यान रखें, अलग अलग तरह की फसलें लगाएं और खादों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें और पानी भी बिल्कुल संतुलित मात्रा में दें। और जो भी रोगग्रस्त आपके पत्तियां हैं या कोई भी अवशेष है, उन्हें खेत से बाहर करें जी। तो डॉक्टर आरती शुक्ला, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और किसान भाइयों ने इसका ज़रूर लाभ उठाया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।